गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस क्लासेज बाय यशपाल सर। और मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, जो आपकी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेसन नंबर 2 में पाचन तंत्र मैंने कंप्लीट कर दिया था। लेसन नंबर 2 का अगला टॉपिक अब जो हम लेंगे वो है उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जन तंत्र किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्सर्जन तंत्र की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जंतु जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया करता है, ध्यान से सुनना, जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, हो सकता है जो मैंने जो बोल रहा हूं वो इसमें आ नहीं सकते हैं। जंतु जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया करता है उससे कई रासायनिक क्रियाएं होती है और कई रासायनिक क्रिया से कई अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और इन अपशिष्ट पदार्थों को हम नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर हम इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। क्लियर है? एक बार वापस से सुन लीजिए। जंतु मेटाबॉलिज्म की क्रिया करता है जिससे कई रासायनिक क्रियाएं होती है और इसको रासायनिक क्रिया से कई हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है जिससे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की डेफिनेशन देखिए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? और इसके लिए इस उत्सर्जन को बाहर त्यागने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? उत्सर्जन अंग होता है। उत्सर्जन अंग होते हैं और इन्हीं उत्सर्जन अंगों से मिलकर क्या निर्माण होता है? हमारे उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। ये तो आपकी डेफिनेशन हुई है और इसके बारे में बताया। क्लियर है? अब देखिए, इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा। अच्छी तरह समझना, क्वेश्चन पूछता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर पदार्थों को 3 भाग में बांटा है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। जो जंतु अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया को त्यागता है उसे हम क्या कहते हैं? अमीनोटैलिक जंतु कहते हैं। वह जंतु जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया को त्यागता है उसे हम क्या बोलते हैं? अमीनोटैलिक जंतु कहते हैं। और अमोनिया का वही जंतु त्यागते हैं जो अधिकतर पानी में रहते हैं। उदाहरण, अधिकांश जल में रहने वाले जंतु, पैरामीशियम, अस्थिल मछलियां, अमीबा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी तरह नोट्स बनाना। क्लियर है? अमोनिया का होगा। अब हम आते हैं यूरिया। वह जंतु जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का त्याग करते हैं या यूरिया निकालते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक जंतु कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके वयस्क, उभयचर, स्तनधारी व समुद्री मछलियां हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यूरियोटैलिक जंतु कौन होते हैं? वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ किसका त्याग करते हैं? यूरिया का त्याग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक जंतु कहते हैं। और एग्जाम्पल वयस्क, उभयचर, स्तनधारी आ जाएंगे। क्लियर है? अमोनिया को त्याग करने वाले को अमीनोटैलिक कहते हैं और यूरिया को त्याग करने वाले को यूरियोटैलिक कहते हैं। थर्ड है आपके, वो है जो वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक जंतु कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। यूरिकोटैलिक किसे कहेंगे? वे जो यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। और ये जंतु वे होते हैं जो मरुस्थलीय स्थानों पर रहते हैं और उनका अपशिष्ट पदार्थ एक लेई के रूप में, लुगदी के रूप में होता है क्योंकि उनमें पानी की कमी होती है। ठीक है? तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? सरीसृप, पक्षी और ये कीट हो जाएंगे। ये यूरिक अम्ल एक गाढ़ी लेई के रूप में अर्थात पेस्ट के रूप में निष्कासित करते हैं। क्लियर है? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में 3 भाग में हमने देख लिया। अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले को अमीनोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटैलिक और यूरिक अम्ल को यूरिकोटैलिक। इसमें ध्यान रखना, थोड़ा एक ही शब्द का अंतर है, यूरियो है यहाँ पे यूरिकोटैलिक। और इसके एग्जाम्पल क्लियर है? अब हम लेते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना देखते हैं। ठीक है? ये आपके सामने डायग्राम है मानव में उत्सर्जन तंत्र का। 2 वृक्क है, किडनी जिसे बोलते हैं, जो कि दायां वृक्क और बायां वृक्क, इनकी संख्या वृक्क की कितनी होती है? एक जोड़ी होती है।
दोनों वृक्क से लंबी पतली नली समान संरचनाएं निकलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मूत्र नलिका कहते हैं। तो इनमें जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, तो दो क्या हो जाएंगे, वृक्क हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगी दो ही क्या हो जाएगी, मूत्र नलिका हो जाएगी, दो मूत्र नलिकाएं, एक मूत्राशय, फिर लास्ट में आ जाएगा मूत्र मार्ग। ये मानव में उत्सर्जन तंत्र 4 भाग से मिलकर बना होता है। दो दायावृक्क बायावृक्क जिसे बोलते हैं, इन दोनों वृक्क से लंबी पतली नली समान संरचनाएं निकल रही है, जिसे हमने क्या नाम दिया, मूत्र नलिकाएं कहते हैं। और ये मूत्र नलिका आगे जाकर एक थैले समान संरचना में खुलती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, मूत्राशय नाम दिया है। और ये मूत्राशय आगे जाकर एक लंबी पतली के समान संरचना में खुला, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अब हम लेते हैं इस वृक्क की संरचना लेते हैं, मानव में वृक्क की संरचना लेते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है इसका डायग्राम। देखिए सबसे पहले हम मानव में वृक्क कहाँ स्थित रहता है वो हम देखते हैं। देखिए ये स्थित रहता है मानव में, एक जोड़ी हो गया, क्लियर होती है, ये एक जोड़ी होता है। ये उदर गुहा में आमाशय के नीचे दो कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। वापस से सुन लीजिए, इसकी स्थिति बिल्कुल क्लियर स्थिति, उदर गुहा के नीचे, आमाशय के नीचे और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। इसका जो कलर होता है गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी आकृति किसके समान होती है, सेम के बीज के समान होती है। एक सेम की फली आती है, उसमें निकाल के देखना, सेम ये वृक्क किडनी की जैसे नजर आता है। उसके बाद में, इसके बाद हम ये पॉइंट लेते हैं, इसका बाहरी भाग, इसका बाहरी जो भाग होता है वह उभरा हुआ होता है, और अंदर की ओर ये क्या होता है, ये दब जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइलम कहा जाता है। क्लियर स्थिति, एक एक पॉइंट देखना, आप एग्जाम में आता था, आप देख लेना। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम से दो वृक्क धमनी प्रवेश करती है, सॉरी एक वृक्क धमनी तो क्या करती है, इसमें प्रवेश करती है, और मूत्र वाहिनी होती है जो क्या करती है, बाहर निकलती है। वृक्क धमनी प्रवेश करती है, मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। इस किडनी को, वृक्क को दो भाग में हम बांटते हैं। बाह्य भाग तो क्या कहलाता है, इसका वलकुट कहलाता है। इसका बाह्य भाग क्या कहलाता है, वलकुट, और अंदर का भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है, जिससे हमने नीचे नोट कर रखा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो अंदर मेडुला भाग में ये पिरामिड के समान संरचना नजर आ रही है आपको, पिरामिड के समान संरचना। ये क्या करता है भाई, जहां जिस जंतुओं में जो मरुस्थलीय स्थान पर रहते हैं उनमें ये पिरामिड अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि उनको पानी की क्या कहते हैं, स्टोर करने की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब हाइलम हो गया। प्रत्येक किडनी में बाहर की ओर 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जिनको हमने क्या नाम दिया, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स कहते हैं। यही उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन। क्लियर है। तो आज हमने उत्सर्जन तंत्र की डेफिनेशन देखी है, उत्सर्जन तंत्र पदार्थ देख लिए, अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले को क्या कहते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को क्या कहते हैं, और यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करने वाले को क्या कहते हैं। उसके बाद में हमने मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना देखी, फिर वृक्क की स्थिति देखी, उसके भाग देखे, उसकी संरचना देखी। अब हम अगले जो टॉपिक जो हम लेंगे वह है नेफ्रॉन्स की संरचना। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन्स यहाँ पाई जाती है, प्रत्येक, मैंने अभी बताया आपको, प्रत्येक वृक्क में अति सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जैसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स की संरचना देखेंगे, और इसी में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि भी देखेंगे अगले टॉपिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। एक बार मैं वापस से बताता हूं, मैंने लेसन नंबर 1 आपको अपलोड कर दिया है, आप घर पे बैठकर बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। बुक्स जिसके पास भी उपलब्ध नहीं है, मेरे नोट्स ही आप काफी है आपके लिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों को भी फायदा हो, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और जो किसी प्रकार की अगर समस्या आती है, फोन नंबर दे रखे, फोन कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। और स्टूडेंट पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मेरी गारंटी है आपको
बुक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो पूरा मैटर आपको मैं दे रहा हूँ, पूरा कोर्स कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए। थैंक यू वेरी मच।